हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी हुई उनकी खुद की कहानी, जिसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है, बहुत कुछ आपको बताया है। और यह मौका मिला है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को पढ़ने का, तो क्लास 10 हिंदी क्षितिज एक कहानी यह भी पाठ 10 में हम देखेंगे मन्नू भंडारी की। आप मन्नू भंडारी जी का नाम सुनते ही क्या आपके मन में आता है? तो ये हैं हमारी मन्नू भंडारी जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। कैसे व्यक्ति का जीवन कटता है, कैसे जीवन को बहुत कुछ जीवन से ही पाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखेंगे। तो हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में इनका परिवार अजमेर, राजस्थान में आकर रहने लगा। मन्नू भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अजमेर से पूरी की और स्नातक की परीक्षा बनारस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद कुछ समय तक कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। इसके साथ ही बाद में दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में अध्यापन कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की और संप्रति वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। वर्तमान का बताया उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो ये उनके पुरस्कारों के बारे में। अब इसके आगे आता है मन्नू भंडारी की रचनाएं। तो उनका कहानी संग्रह की बात करें तो एक प्लेट सैलाब में हार गई, आंखों देखा झूठ, यही सच है, और त्रिशंकु। उपन्यास देखें तो आपका बंटी, जो कि आपको पृष्ठभाग यहाँ पर दिख रहा है, महाभोज, पटकथाएं, फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए रजनी, सौमी, निर्मला, दर्पण आदि। साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस तरह हैं कि मन्नू भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चिंतन है। उन्होंने स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, पारिवारिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों की आत्मीय अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो कई प्रकार के क्षेत्र में इन्होंने समाज को लेकर भी कई बातें, कई कहानियां, कई लेख लिखे। लेखिका की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है, कुछ भी काल्पनिक नहीं। इनकी शैली सरल, सहज, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल है। ऐसा नहीं है कहीं पर भी कसे हुए हैं, घटना के अनुकूल है। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ ही उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। जैसे तशम शब्द प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, पैतृक, मुक्त, आक्रांत, अहमवादी। उर्दू शब्द में ओहदा, फरमाइश, निहायत, शिद्दत, नुस्खे, फरमाइश, फर्ज, बावजूद। अंग्रेजी शब्दों में डिक्टेशन, कल्चर, फर्स्ट ईयर गर्ल्स, क्लास, प्रिंसिपल, फ्लैट आदि। इनके लेख में बहुत अधिक प्रयोग हुआ है इन शब्दों का। जन्मी तो ये मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है। अब इन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक और पत्रिकाओं एवं अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी, व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। तो इन्होंने अपने जीवन का प्रथम पड़ाव बताया है कि ये मध्य प्रदेश के भानपुरा में जन्मी थी, लेकिन इनकी यादें शुरू होती हैं अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, जहां 2 मंजिल का मकान था। दूसरी मंजिल में हमेशा उनके पिता ही निवास करते थे, जो कि पूरे तरीके से अव्यवस्थित ढंग से किताबों के बीच में रहा करते थे और कुछ कुछ काम अपने किया करते थे, जबकि नीचे की तरफ उनके भाई बहनों के साथ माता रहती थी।
उनकी माँ। उन्होंने यहाँ अपने माँ के बारे में कहा है व्यक्तित्व विहीन, क्योंकि 24 घंटे वो केवल बच्चों और पति में लगी रहती थी, जो कि मन्नू जी कह रही हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अपनी भी पहचान कुछ होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी माँ के लिए जो नाम दिया है कि व्यक्तित्व विहीन, उनको वो बातें माँ की पसंद नहीं थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी करते थे, जिनमें से कई तो बाद में बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों अर्थात ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। पहले इंदौर में उनका नाम था, उनकी प्रतिष्ठा थी, वो राजनीतिक कार्यों में भी साथ देते थे। कई बार तो वो 8-8 मतलब कई उन्होंने हमेशा 8 से 10 बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो जिनमें से कई बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर अर्थात ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंच गए। इतना अच्छा उनके पिताजी पढ़ाया करते थे। और उनकी दरिया दिली के मतलब उनका जो विनम्र स्वभाव था, उनका लोगों के प्रति जो परोपकार की भावना थी, उसकी चर्चा भी सुनने को मिलती थी। वह बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। एक और वो बड़े क्रोधी भी थे, बहुत जल्दी उनको क्रोध भी आता था। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है, वो कह रहे मैंने केवल सुना है कि इस तरह का पहले इस तरह के हमारी परिस्थितियां हुआ करती थी। देखा तब तो इन गुणों के भग्न अवशेष को ढोते पिता थे। वो कह रही हैं कि पिता की जो अच्छी बातें थी, पिता की जो अच्छी यादें इन लोगों के साथ में हैं कि पिता ऐसे हुआ करते थे, आज वो क्रोधी हैं लेकिन पहले ऐसे थे, इस तरह का माहौल था, हमारी स्थिति ऐसी थी। वो कह रही है ये तो मैंने अभी सुनी हुई बातें हैं, मैंने तो केवल भग्न अवशेष मतलब किसी भी घटना के बाद जो अवशेष जो बचाओ जो बाद में मलबा शेष रह जाता है, तो कह रहे हैं उन सारी यादों के केवल मलबे ही मैं अपने पिता को ढोते हुए देख रही हूँ। ऐसा कुछ तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते मतलब अपने अकेले बलबूते पर मतलब अपने ही दम पर और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। जो शब्दकोश को उन्होंने आगे बढ़ाया है हिंदी और अंग्रेजी का, बहुत प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला, लोगों में नाम हुआ, लेकिन अर्थ नहीं मिला, अर्थात उससे धन की कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, जब व्यक्ति यह कहता जाता है हम कर लेंगे, लेकिन हर बार यदि उसके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं, हर बार उसे निराशा हाथ लगती है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो स्वभाव है उसमें अंतर आ ही जाता है। वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो क्रोधी हो जाता है, क्योंकि हर बार उसने परिस्थितियों से जंग जो की है, तो कहीं ना कहीं उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो लेखिका के पिता जिन्होंने एक बहुत अच्छा समय देखा, जिन्होंने मान प्रतिष्ठा देखी, अपने पढ़ाए बच्चों को ऊंचे ओहदे पर जाते देखा और एक समय के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को गिरते देखा, बहुत कुछ सकारात्मक होते हुए भी उन्होंने अपने हर एक कार्य को बिल्कुल बेकार होते हुए देखा। तो ये सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण मतलब आर्थिक व्यवस्था के बिगड़ने के कारण और अधिक विस्फारित उनका यह अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। मतलब वो जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें ये बिल्कुल वो नहीं था कि मेरे बच्चे भी इसी आर्थिक तंगी से गुजरें, जो कि किसी भी माँ बाप को नहीं मंजूर होता। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध मन का मतलब जिन्होंने नवाबी जीवन जिया हो, जिन्होंने अपनी बहुत इच्छाएं रखी हैं उनको पूरा किया हो, आज यदि वही पूरा नहीं हो रही हैं, एक किनारे पर जाकर रुक गई, तो वहां व्यक्ति क्रोध बनकर हमेशा वो उनके अंदर क्रोध था और क्रोध पूरा उनकी माँ पर निकलता था, तो माँ को कांपती और थरथराती रहती थी। उनके क्रोध से माँ हमेशा डरी रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। मतलब जब अपनों के द्वारा व्यक्ति को धोखा मिलता है तो वो चोटें कहते हैं बहुत गहरी होती हैं। ये तो यदि दूसरे धोखा देते तो ये मान लिया जाता है वो व्यक्ति हमारा नहीं है, लेकिन कोई अपना धोखा देता है तो वो बात चुभ जाती है।
तो जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता के बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आ जाते थे। पिता को अपने लोगों ने धोखा दिया था, इसलिए अब वो हर व्यक्ति पर शक करते थे और उनके शक की चपेट में कई बार हम परिवार के लोग भी आ जाया करते थे। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खाबियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी गई हैं। वो कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं मन्नू भंडारी जी की मैं अपने पिता की कोई कहानी नहीं सुना रही, मैं उनकी कोई वाहवाही नहीं आपसे करना चाह रही, लेकिन बस उनकी इन बातों को याद करके मैं अपने स्वभाव को परखना चाहती हूँ कि आखिर उनका कौन सा स्वभाव मेरे अंदर आ गया, या कि जाने अनजाने किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। या तो मैं ये सोच रही हूँ कि उनके जैसा कौन सा व्यवहार मेरे अंदर आया, या मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मतलब कितना उनकी जो उनके प्रति मेरे अंदर जो सोच है वो कितनी क्या बड़ी हुई है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर स्वस्थ और ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी। वो कह रही हैं कि मैं शुरू से ही बड़ी काली, मतलब बहुत गहरी सांवली रही होंगी, दुबली पतली मरियल सी वो अपने आप को कह रही है, लेकिन उनकी बहन चूंकि अच्छी सुंदर थी, गोरी थी, अच्छा कद था, तो उनके पिता को ऐसा ये कह रही है, उनके पिता को गोरा रंग पसंद था, इसलिए वो मेरी बहन सुशीला के साथ हमेशा मेरा क्या करते रहते थे, तुलना करते रहते थे, और इसी तुलना ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मेरे अंदर हीन भावना आ गई थी। सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज मैं उससे उबर नहीं पाई। देखिए, व्यक्ति बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा उसके किसी बुरे कार्य के लिए, उसकी किसी कमी के लिए लगातार बोला जाता है, तो वो व्यक्ति या वो बच्चा अपने अंदर हीन भावना रख लेता, अर्थात उसे ये लगता है कि मैं तो ठीक हूँ ही नहीं, मैं ऐसा अच्छा कर ही नहीं सकता, मुझसे ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरों ने ऐसा उससे बोल के रखा है। और वो बड़े होने के बाद भी ये डर कहीं ना कहीं उसके अंदर रहता है। तो मन्नू भंडारी जो अपनी बहन के साथ हमेशा अपेक्षित की गई हैं, यहाँ पर उनका जो डर था, उनके अंदर जो हीन भावना थी कि मैं ऐसी हूँ, ऐसी दिखती हूँ, मैं काली हूँ, ये सारी बातें उनको आज तक, जबकि आज वो मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी हैं, फिर भी वो कह रही हैं कहीं ना कहीं ये बातें मेरे अंदर हैं, आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट सी जाती हूँ, बल्कि गड़ने को हो जाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने तो बचपन से अपनी बुराइयां सुनी हैं, आज जब लोग मेरी तारीफें करते हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, मैं कहीं ना कहीं शर्म से ऐसा लगता है कहीं छुप जाऊं, कोई मुझे देखे ना, मुझे नहीं चाहिए अपनी तारीफ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावनाओं के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मैंने कहा ना, जब बच्चे को बोल दिया जाए तुम ऐसे ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे बन ही नहीं सकता, ये बात सुन सुनकर वो ये मान लेता है कि बाकी मुझसे कुछ नहीं बन सकता, और जब वो कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी उसे विश्वास नहीं होता कि ये मैंने किया है। ठीक ऐसे ही मन्नू जी के हालात थे, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। वो कहती है यदि मैं कोई उपलब्धि प्राप्त करती हूँ तो मुझको लगता है बस ऐसे ही हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी की जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, मतलब मुझे गुस्सा आ जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती थी, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। देखिए, मन्नू भंडारी ने बताया है कि उनके पिता से उनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पिता से उनकी हर छोटी बड़ी बात पर बहस हो जाया करती थी, लेकिन वो कहती हैं पिता से मैं बहस जरूर करती थी, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि उनकी छवि मेरे अंदर है, कई कुंठाओं से मैं घिरी हुई हूँ, कई मेरे अंदर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी ऐसी है, इसलिए मैं पलटकर जवाब दे देती हूँ। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है।
समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। जो परिस्थितियां पिताजी के साथ गुजरी, जिनसे पिताजी का स्वभाव ऐसा हो गया और उनके स्वभाव के चलते शायद लेखिका का स्वभाव भी ऐसा हो गया, तो लेखिका कह रही है उसको बदला नहीं जा सकता। जो अतीत में हमारे साथ घटित हुआ है उससे तो हम मुक्त इतनी जल्दी नहीं हो सकते। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। जैसा पिता का स्वभाव था, वो कह रही कम पढ़ी लिखी मेरी माँ ऐसे स्वभाव की नहीं थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। माना जाता है, कहा जाता है कि अगर धैर्य पेशेंस किसी के अंदर है तो वो धरती को देखो, पृथ्वी को देखो, उसके अंदर कितना पेशेंस है। क्या कुछ नहीं करते हम उसके साथ, लेकिन वो पलटकर हमें कुछ नहीं कहती। तो यहाँ पर लेखिका ने धरती से अधिक धैर्य पेशेंस अपनी माँ को बताया है कि मेरी माँ के अंदर तो इस पृथ्वी से अधिक धैर्य है, सहनशीलता है। पिताजी की हर जाति को अपना प्राय और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। पिता यदि कभी झल्ला देते हैं, चिल्ला देते हैं, चीख जाते हैं, कुछ कह देते हैं, बच्चे कुछ किसी बात पर कुछ मांग कर लेते हैं तो वो उस मांग को स्वीकार कर लेती हैं बिना कुछ बहस या प्रश्न किए। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन पाया। वो कह रही माँ से मेरा जुड़ाव बहुत था, पिताजी से नहीं। लेकिन माँ जिस तरह से पिताजी की हर बात मानती थी, उनकी हर डांट खा लेती थी, 24 घंटे वो हम लोगों के ही कामों को करती रहती थी और उन्होंने अपना व्यक्तित्व नहीं देखा, इसलिए वो मेरा कभी आदर्श नहीं बन पाई। प्यार था मुझे माँ से, लेकिन चूंकि माँ की ये बातें उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए माँ कभी आदर्श के रूप में उनके सामने नहीं आ पाई। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता, कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया। खैर जो भी हो, अब तक यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटाती हूँ। वो कह रही है कि ये अब मैंने माता पिता के बारे में बता दिया, पिता का स्वभाव कैसा था, माता का स्वभाव कैसा था, परिवार का मतलब अभी उतना तो नहीं, लेकिन माता पिता के बारे में बता दिया। तो वो कह रही मैं अपनी पैतृक कहानी को छोड़ देती हूँ और वो कह रही अब मैं स्वयं पर आती हूँ कि मैं कौन हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। तो मन्नू जी 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी मन्नू जी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मेरे घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के विवाह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला। पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का कार्य भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। ये उस समय की बात बता रही हैं, वो जहां पर लड़कियों को घर से बाहर जाकर खेलना उनके लिए आज़ादी नहीं थी। वो कह रही लड़कों के भी काम किए, पतंग भी खेली मैंने, गिल्ली डंडा भी खेला, लेकिन हमारा एक एरिया सीमित था। हमको ये बताया था कि इससे बाहर नहीं खेलना, जबकि भाई तो बाहर खेलता रहता था। तो ये उस समय की बात वो बता रही हैं। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली हुई थी। जी हाँ, पहले का माहौल ऐसा था। आज तो परिवार भी परिवार से नहीं मिलता, पहले तो मोहल्ले के लोग भी परिवार की तरह रहते थे। किसी के यहाँ कोई विवाह हो, कोई प्रोग्राम हो, तो जो भी मसाले या घर की जो भी तैयारियां होती थी, पूरे मोहल्ले की औरतें पुरुष एक साथ मिलकर करते थे। तो वो कह रही कि मेरा दायरा हाँ घर तक था, लेकिन वो घर केवल हमारे घर की दीवार तक नहीं, बल्कि हमारा दायरा मोहल्ले तक सीमित था। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर हमें कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो बहुत बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया, ये फैक्ट है। पहले के बच्चे घर के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में भी खेलते थे।
एक दूसरे के साथ घुल मिलकर खेलना, बाहर निकलना, एक दूसरे से बातें शेयर करना, सामानों को भी एक दूसरे से साझा करना और एक सामाजिक दायरा भी उनकी समझ में आता था। किंतु आज महानगरों में जो फ्लैट के अंदर 2 BH, 1 BH, 3 BH, 5 BH कितने में भी आप रह लें, पर मोहल्ले का सुख, मोहल्ले के लोगों का वो प्रेम, वो मित्रों के साथ बाहर खेलना, ये आज के बच्चों के अंदर से को समझ पता ही नहीं है, अंदर से चला क्या गया। वो जानते ही नहीं है मोहल्ला क्या होता है, वो जानते ही नहीं मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलना क्या होता है, किसी के घर में जाना क्या होता है, उनसे प्रेम पाना क्या होता है। तो ये आज के लोगों के अंदर, क्योंकि आज का जो वातावरण है, आज का जो परिवार है, वो संकुचित रह गया है, छोटा रह गया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। उनको मोहल्ला इतना प्रिय था, वहां के लोग, कि उन्होंने अपनी बहुत सी कहानियों में इनका जिक्र किया है। जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, जहां पर बचपन निकालकर टीनेजर की तरफ वो गए और युवावस्था की तरफ गए, तो 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। जिनका जिक्र कहानियों में है, 1-2 तो परिवार के हैं, लेकिन बाकी वो कह रहे मेरे मोहल्ले के लोग रहे हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियों में लिखते समय हुआ। जब मैं कहानियाँ, कहते हैं ना कि जब लिखने बैठ जाओ तो पता चलता है कि जिसके बारे में अपने बारे में लिख रहे हैं वो कितना सत्य है या किसी को हम कितना याद कर रहे हैं। तो जब कहानियों में मन्नू जी ने अपनी कहानियों में अपने पड़ोस के लोगों का जिक्र किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि इनसे मेरा जुड़ाव कितना है। हर एक छोटी बड़ी बात मुझे उनकी याद है। इतने बरसों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। मतलब इतने बरस हो गए, लेकिन आज भी वो ऐसे याद हैं जैसे अभी की बात हो। बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने बरसों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, और एक सुखद आश्चर्य का। तो उनकी कहानियों में ये जिक्र अपने आप आते थे। वो कह रही है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या थी, सुनिए। उम्र में 16 वर्ष की होनी चाहिए लड़की, और शिक्षा में मैट्रिक पास, बस। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। उनकी बड़ी बहन, मतलब इनसे बड़ी वाली, दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही, मतलब इन लोगों के साथ में हम रह रहे थे। जब बड़े भाई बहन होते हैं तो छोटे भाई बहनों को उतनी टेंशन नहीं होती किसी बात की। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अब जब कोई बच्चा सामने ना रहा तो छोटी बच्ची की तरफ अब पिता का ध्यान जाने लगा। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुग्रहण गृहिणी बनाने की कुशल और पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते हैं, मतलब वो कह रही हैं मैं उस उम्र में, जिस उम्र में लड़कियां स्कूल के साथ साथ खाना बनाना और गृहस्थी के कई काम सीखती थी, ये था माहौल उस समय कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखना है। कहने लगते थे लोग, पढ़ाई काम में नहीं आनी है, तुमको तो चूल्हा चौकी ही करनी है। पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। वो कह रही है, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ रसोई भी सीखती थी, उसी उम्र में मैं भी थी, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि मन्नू रसोई से दूर रहे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे, मतलब वो स्थान जहां पर भट्टी जलती है और भट्टी के साथ साथ उसमें सब कुछ जल जाता है। उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते रहते थे। चूंकि राजनेताओं से कुछ या राजनीति बातों से इनका पिता की चर्चा होती रहती थी, तो लोग आते जाते रहते थे और जमकर बहस भी होती थी बैठकर। अब यहाँ पर बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, वो करते थे। चाय पानी नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बिठा लेते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में आखिर चल क्या रहा है। देश में हो तो कितना कुछ हो रहा है। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था।
लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध और मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों, देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। वो कह रही है कि हाँ, उस समय देश में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता था, पार्टियों के अपने कुछ तौर तरीके होते थे, लेकिन मुझे पार्टियों की ये काम बिल्कुल समझ नहीं आते थे। लेकिन देश में जो क्रांति फैली हुई थी उससे मेरा मन आक्रांत जरूर होता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। वो कहीं 10वीं परीक्षा तक तो 10वीं कक्षा तक तो पिताजी बिठाते, मैं बैठ जाती, मुझे समझ में कुछ नहीं आता, बस सुनती रहती। बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुई किताबें पढ़ती रहती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, क्योंकि उस समय 10वीं के बाद आप कॉलेज में जाते थे, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, जो खड़ियां थी, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। मैं इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। किन्होंने? शीला अग्रवाल ने। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, मतलब वो अभी तक मैं सिर्फ पढ़ती थी, जिसने जो कुछ दे दिया, लेकिन अब मैंने उस पढ़ने को अपने चुनाव के अनुसार मैं किताबों को चुनती और पढ़ती थी। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जिनेंद्र, यज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। इतनों को इन्होंने पढ़ लिया और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जिनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि अब वो क्या क्या करने लगी थी। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में नहीं समा पाया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसमें झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। वह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। देखिए, धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते जाते हैं, हमें उपन्यास कहानियां समझ में आने लगती हैं, हम डिबेट करने लगते हैं, हम उनकी बातों को समझते हैं, सीखते हैं। कुछ गलत होता है तो उस पर भी हम बात करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमें उसकी समझ हो जाती है। तो वो कह रही, अब मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी मुझे बहुत कुछ समझ आ गया था कि आखिर वो पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक किन धारणाओं के प्रश्न चिन्ह हैं, क्या सही है क्या गलत। इसी संदर्भ में जिनेंद्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ साथ लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा। शीला अग्रवाल, उनके जीवन में वो कहना चाह रही है कि बहुत बड़ा महत्व रखा। उन्होंने कई किताबों से उनका परिचय कराया। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। उन्होंने कहा कि क्या घर के अंदर रहकर दुनियादारी की बातें सुनती हो या देश दुनिया की बातें सुनती हो, बाहर निकलो और देश को पहचानो और देखो। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां जिसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला, मतलब वो कह रहे हैं कि वो समय था जहां देश में क्रांतियां थी, आक्रांत था, जोश था, जुनून था, लोग घर के बाहर निकल रहे थे। क्या मैं बैठ सकती थी? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। हर जगह ये काम हो रहे थे। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लाबे में बदल दिया। जो अंदर एक आक्रांत था वो अब उन्होंने और अधिक बढ़ा दिया। एक बवंडर शहर में मचा हुआ था। एक घर में, एक तो शहर में आतंक था, दूसरा घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यह थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं और जानूं समझूं। हाथ उठा उठा कर नारे लगाना, और मैं हड़तालें भी करवाती थी। लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो कह रही, पिताजी को पसंद था कि मैं देश दुनिया की बातों को सुनूं, अपने आप को पूरा भट्टी में चूल्हे में ना झोंक दूं। ये उन्हें पसंद नहीं था, देश दुनिया के बारे में जानूं। लेकिन
उन्होंने दायरा निश्चित किया था कि मेरे सामने बैठो, घर के अंदर बैठो, घर के बाहर ना तो तुम हड़तालें करो, ना जुलूस निकालो, ना लड़कों के साथ घूमो। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, वो कह रही पिताजी को ये बर्दाश्त नहीं था, तो पिताजी का वो दायरा निश्चित करना मुझे बर्दाश्त नहीं था। जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो, जब देश के लिए मर मिटने को मेरा जुनून तैयार हो, जोश पर हो, एक हद से बाहर हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना जब अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो तब तक रहा कि राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र इनके पति, चूंकि इन्होंने पसंद का विवाह किया था, तो विवाह के बाद भी पिताजी से इनकी टक्कर बनी रही। तो कह रहे हैं कि ना तो मुझे वो दायरा पसंद था, ना पिताजी को मेरा बाहर निकलना पसंद था। और जब मेरे देश के प्रति मेरे अंदर जो लावा उठा हुआ था देश को स्वतंत्र कराने का, उस समय मेरे सारे डर समाप्त हो गए। और जिन पिताजी की बातों से, उनके चीखने चिल्लाने से हम कांप जाया करते थे, आज मैंने उनसे भी जंग ले ली। और ये तब तक चलती ही रही, बात तक, जब तक मेरा विवाह नहीं हो गया। यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। तो उन्हें नाम फेम बड़ा पसंद था। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। पिताजी ये मानते थे कि कुछ वर्चस्व होना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए व्यक्ति को उसमें जीने के लिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कैसे? एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मोह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे यहाँ वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। किसी के ये दिन नहीं मैंने देखे कि किसी ने मुझे कॉलेज में बुलाया हो। गुस्से से भन्नाते हुए पिता कॉलेज की तरफ चले गए। लौटकर क्या कहर बरसा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई कि पिताजी लौटेंगे, पता नहीं प्रिंसिपल ने क्या क्या बोला होगा। पिताजी वैसे मुझसे बड़े क्रोध में भरे रहते और पता नहीं आज आके क्या होगा, इसलिए मुझे घर में ही नहीं रहना। वो पड़ोस में जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि बे तो खुशी है, चली चल, तो विश्वास ही नहीं हुआ। माँ ने पड़ोस में आकर चल, वो तो बड़े प्रसन्न है। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा? सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर में बिठा लूं। चूंकि पिताजी को नाम फेम प्रतिष्ठा पसंद थी, बस वो तो खुश हो गए कि मेरी बेटी का कॉलेज में एक तरफा नाम चलता है। क्योंकि वे लोग किसी तरह तुम्हें डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो वो लड़कियां क्लास में नहीं जाती हैं। सारी लड़कियां निकलकर मैदान में आ जाती हैं, नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज जाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी के मुँह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए हैं कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। भला बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, एकदम चुप कि पिताजी मेरे कार्यों से भी खुश हो सकते हैं क्या भला। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कानों पर। लेकिन वो कह रही हैं ये हकीकत थी कि कहीं कहीं पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाया करते थे। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों में हड़तालों का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ अर्थात मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुआ। फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी, मतलब बुरी सोच रखने वाले मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे लू, उस मन्नू की तो मत मारी गई है भंडारी जी। आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है और दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है क्या? यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल है भी या नहीं आपको?
क्योंकि ये बात सही है, यदि घर में से लड़की या लड़का कोई ऐसे कामों में निकल जाए तो बाहर वाले लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है और वो जरूर कोई ना कोई बात लेकर आ जाते हैं। तो मन्नू चूंकि पिताजी से उसकी बनती ही नहीं थी, यहाँ पर एक और व्यक्ति उसकी शिकायत लेकर आ गए कि ये हड़तालें कर रही है, लड़कों के साथ घूम रही है, बाहर निकल रही है, इस तरह क्या जाना हमारे घर की स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को शोभा देता है क्या? इस तरह उन्होंने बहुत सारी बातें आकर पिताजी को मन्नू के बारे में कह दी। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करें। पिताजी कहने लगे, बंद करो मन्नू अब घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मन्नू को कुछ भी नहीं पता था, ये तो घर आने का पता चला होगा कि क्या क्या हुआ। तो ये तो रात में पिताजी कह चुके हैं उनकी माँ से कि इनका बाहर निकलना बंद करना होगा। अब मन्नू घर आई तो वो क्या देखती हैं कि वहां पर बड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सज्जन बैठे हुए हैं, अंबालाल जी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते सीधा ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम मेरे घर में घुसते रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। अब एक व्यक्ति ने तो मन्नू के खिलाफ पिता के कान भर दिए, पिता भड़क उठे और दूसरे व्यक्ति ने आके मन्नू को शाबाशी दे दी और कहा कि अरे क्या करते हो, इतनी अच्छी बेटी के पिता, घर से निकलो, जरा देखो इनके भाषण भी सुना करो। यू हैव मिस समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली कि ठीक है, गुस्सा थे पर अभी दूसरे ने आकर तारीफ तो कर दी, अब तो पिताजी प्रसन्न हो गए होंगे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता था कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। वे एक ओर तो वे विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। एक तो वो चाहते थे कि हम विशिष्ट रहें, लोग हमें जाने पहचाने सम्मान करें, और दूसरा वो समाज के दायरे में बंध जाते थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास था कि इन दोनों के रास्तों में टकराहट है? या तो हम बाहर निकलकर अपना नाम कमा सकते हैं या फिर समाज से डरकर घर में रह सकते हैं। यदि घर की औरतें अपना जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जो वो अपने अंदर जुनून रखती हैं, यदि उनको अपना नाम कमाना है, यदि उनको अपनी कला दिखानी है तो उन्हें घर से निकलना पड़ेगा, यदि व्यक्ति चाहते हैं। और दूसरा ये कि उन्हें समाज की मर्यादाओं में रहकर घर के अंदर रहना है, क्योंकि वो स्त्री हैं। तो दोनों काम नहीं हो सकते हैं। या तो पूर्णतः घर में ही रह के उनको कैद कर दिया जाए और घर के कामों को देखा जाए, या उन्हें पूर्णतः आज़ादी दी जाए। क्योंकि आज़ादी देने के बाद औरतें दोनों काम कर पाती हैं, किंतु बंधन में रखने पर केवल एक ही काम हो पाता है, घर के अंदर रहना। और मन्नू को पिता की ये दो तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि पिताजी को समझ में नहीं आता, ये दोनों ही रास्ते विपरीत हैं, इसलिए टकराव होगा। सन 1947 के कई महीनों में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग ना मची, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। शीला अग्रवाल को निकाल दिया कि लड़कियों को भड़काती, उन्हें उनसे जुलूस उलूस करवाते हो। और 3rd ईयर का जो खुलने थे कॉलेज, उन्होंने कहा ये 2-3 छात्राओं का प्रवेश नहीं होगा, क्लासेस ही नहीं खुलेंगी। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को आखिर में अगस्त में 3rd ईयर की क्लासेस ओपन करनी पड़ गई। जीत की खुशी पर हम सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। बिला जाना अर्थात खो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। जिस देश को आजाद कराने के लिए ये हड़तालें, जुलूस, नारेबाजी हो रही थी, भाषण हो रहे थे, लोगों के अंदर जो लावा ज्वालामुखी बनकर उफन रहा था, वहीं पर देश अब स्वतंत्र हो चुका था।
तो ये प्रसन्नता बहुत बड़ी थी। उसी प्रसन्नता में एक प्रसन्नता खो गई कि थर्ड ईयर की क्लासेस उन लड़कियों के लिए फिर खोल दी गई क्योंकि उन्होंने हुड़दंग तब भी मचाया और अपनी बात कॉलेज वालों के सामने मनवा ली। तो ये था मन्नू भंडारी के जीवन की कहानी का पाठ और उनकी एक कहानी यह भी, जहां उन्होंने अपने जीवन का पूरा वर्णन किया, माता पिता से अपने संबंध बताए, परिवार के लोगों से कैसे संबंध थे और मोहल्ले में क्या संबंध थे, कैसे देश के प्रति देशभक्ति उनके अंदर जागी थी और कैसी वो स्वतंत्र विचार रखने वाली महिला रही। बचपन से ही जिन्होंने अब स्वतंत्र विचार रखा हो, बचपन में तो वो उपेक्षित थी, बचपन में तो उनके लिए बहुत हीन भावना से घिरी रही, लेकिन उसके बाद देश के लिए और सारी कुरीतियों को एक तरफ हटाते हुए उन्होंने आगे आकर राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देश की स्वतंत्रता में उन्होंने अपना बहुत भारी योगदान दिया, जबकि उनकी उम्र ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ उनका पाठ एक कहानी यह भी आपका समझना यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि मज़ा तो आया होगा, क्योंकि किसी के जीवन के बारे में जानना बहुत रोचक होता है। तो रोचकता के साथ, प्रसन्नता के साथ आपने ये पाठ सुना, लेकिन पाठ समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये वीडियो तो यहीं तक होगा। अगला वीडियो आएगा इसके अभ्यास के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ और इंतजार करिए कि अभ्यास कब तक आने वाला है, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करवाऊंगी, बहुत जल्द उपस्थित होंगी अगले वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।